हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं भुवनेश्वर माथुर आशीष सिंह लेक्चर्स से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें बहुत सारी इंसिडेंट हैं, घटनाएं हैं, युद्धों की बातें हैं, वॉर्स यानी यूनिफिकेशन की बात करेंगे, सपनों की बात करेंगे, लड़ाइयों की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक के बाद एक इंसिडेंट घटनाएं घटित होती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहें, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। सारा का सारा चैप्टर एक बार में नहीं हो पाता, स्लोली धीरे धीरे ये हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बुक लेके मेरे साथ बैठिए, वीडियो देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार में ही आपको आने लग जाएगा। देखिए क्या हुआ 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, कौन, फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा। क्या बोलते हैं उसके शब्दों में, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। किसने बनाया, याद रखिए, फ्रांसीसी कलाकार। क्या नाम था, फ्रेडरिक सोरियो। कितने चित्र बनाए, 4 चित्र बनाए। ठीक है, इस श्रृंखला के पहले चित्र को हम अभी देखेंगे। क्या है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं। कैसे हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देख लेते हैं हम। ये वाला चित्र है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। एलेगोरी इंग्लिश में कहते हैं, रूपक हिंदी में कहते हैं। फ्रांस की क्रांति हमने 9th क्लास में बहुत गहराई से पढ़ी है, उसको याद कीजिए, जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में उसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसको बहुत अच्छी तरह गौर से हम देखेंगे। क्या है, ऊपर देखिए, ईश्वर के रूप ऊपर दिखाई दे रहे हैं, देवदूत दिखाई दे रहे हैं। कई राष्ट्र के लोग यहां से बहुत ही लंबी कतार में चलते चले आ रहे हैं, स्वतंत्रता की देवी के सामने से निकल रहे हैं। विश्वव्यापी क्या बनाना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि। ये बनाया 1848। किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने। सोरियो के कल्पनादर्श, अब ये समझ लीजिए, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया, ऐसा संसार जो वास्तविकता में तो नहीं है, इमेजिन्ड है, सोचा है उन्होंने कि ऐसा होगा कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान किस तरह से होती है, उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से ही होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है, वापस याद कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों कर रहे हैं कि जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, इसीलिए ये नेतृत्व कर रहे हैं। और आगे फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। कौन पहुंचा है, फ्रांस। कैसा उनका झंडा है, क्रांतिकारी तिरंगा।
इससे आप पहचान सकते हैं। और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। तो ये दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यू ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग जब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, एक बात। दूसरा पॉइंट, जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति, एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनमें क्या है, अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। क्या इच्छा थी इनकी? अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान, बहुत गौर से देखिए, प्रजातांत्रिक संविधान की इच्छा है। उसके अंतर्गत कौन आ जाए? एक राष्ट्र राज्य बन जाए। कौन? जर्मनी एक हो जाए। हमको इस तरह से, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इनको आप जहन में रखिए, चर्चा करते चलिए, समझते रहिए, किताब से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने कहा ना, इसमें घटनाएं बहुत हैं, काफ़ी नाम आएंगे, तो हमारे स्वभाव में धीरे धीरे ढल जाएंगे ये। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, कई देश की बात चली है ना, ऑस्ट्रेलिया, 2 सिसिलियों की राजशाही है, ये दिखाई दे रही है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड भी है, कौन कौन है? आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। देखिए कितने सारे राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं हमको उस फोटोग्राफ में, उस डायग्राम में। ऑस्ट्रिया, दोनों सिसिली की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग शामिल हैं। ऊपर से यानी आकाश से कौन दिखाई दे रहा है? स्वर्ग से ईसा मसीह, कई संत लोग और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए, यानी इसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, संत लोगों की कृपा प्राप्त है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में किया है। हमारे चित्रकार ने इनका इस्तेमाल, इन सब चिन्हों का इस्तेमाल क्यों किया है? भाईचारे के प्रतीक के रूप में। तो ये समझना हमारे लिए आसान हो गया कि ये चित्र उन्होंने क्यों बनाया, क्या उनके पीछे की भावना है इस चित्र को बनाने की। और देखिए इस चैप्टर में ऐसे कई टॉपिक आएंगे अभी, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरू ने इस चित्र में की है। याद रखिए, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक पटल पर भारी परिवर्तन ला दिए। ये लाइन मेरी नज़र में बड़ी अच्छी है। कब? 19वीं सदी के दौरान क्या चीज़? राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी उठापटक कर दी। क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा इसी बात को लेके, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अगर हम ये मानसिकता से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही सरल लगेगा। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। जिस प्रकार से भारत का इतिहास है, हम रियासतों में बटे हुए थे, उसी तरह से ये भी बटे हुए थे। इनके यहाँ भी राजाओं का राज था। बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो परिवर्तन हुए हैं यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय, देखिए क्या लिख रहे हैं, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय, यानी कि परिवार के परिवारों का राज था बहुराष्ट्रों में। साम्राज्यों के स्थान पर क्या चाहते थे सौर्यो? राष्ट्र राज्य। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये स्लाइड। आइए आगे चलते हैं। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, यानी किसी एक व्यक्तिगत राजा का राज था उस क्षेत्र में। ये आइडिया आ रहे थे कि ऐसा क्यों है। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल
उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। देखिए हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, जो चैप्टर हमें जिस भाव से पढ़ना है, अधिकांश नागरिकों में एक क्या थी, साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी अगर फ्रांस का नागरिक है उस जमाने का, इमेजिन कीजिए, तो उसके मन में क्या भावना है, अधिकांश नागरिक, सारे के सारों को नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए शब्दों पे, अधिकांश, एक साझा पहचान का भाव कि हम सबका खाना पीना, कल्चर, शादी विवाह ऐसे सब एक से हैं, है ना, और हमारा इतिहास कॉमन है। ठीक है, जैसे हमारा इतिहास कॉमन है कि मैं भी यही कहूँगा कि मेरा देश भारत है और हम 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी सहते सहते 300 सालों में उनसे आज़ाद हुए, यही कहेंगे हम सब जने। तो ये मेरी विरासत की भावना हो गई। ऐसे ही उन लोगों की थी कि फ्रांस की क्रांति हुई है उसके बाद हम सब एक हैं, हमारा रहना सहना, खाना पीना, विचारधारा सब एक है। इस तरह से ये साझा पहचान का भाव और विरासत और इतिहास तीनों कॉमन है हम सबके। ऐसे साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। ये कब डेवलप हुई थी, ये एक दिन में नहीं बनी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। कि व्यक्ति जब परेशान हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। याद कीजिए फ्रांसीसी क्रांति में हमने सब बातें की हुई हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि वहां से जुड़ने की कोशिश कीजिए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद आएगा आपको। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आई। वहां पर यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद एक अमली जामा पहन लिया उन्होंने, अस्तित्व में आ गए। तो ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। कृपया इसको बार बार वीडियो को देखें और बुक भी पढ़ें साथ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो मेरे को वापस भेजिएगा, ठीक है। वापस हमारे लिए 9th क्लास आई है। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार उपजा। आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति पूरा इतिहास मानता है कब हुई, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इस चैप्टर में बुखार की बातें, छींक की बातें भी हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था, कैसा राज्य था बताएंगे, जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का राज था। याद है कौन से थे? फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। कौन से नंबर के लुइस थे याद कीजिए, 15 या 16, ठीक है। लुइस 16 के हाथों से निकलकर कहाँ चली गई सत्ता, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गया पावर का। वापस 9th नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जा रहे हैं। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। इसको बहुत वापस से करते हैं। क्रांति ने घोषणा की, क्रांति किसी महिला का नाम नहीं है ना, याद रखिए। क्रांति रिवॉल्यूशन हो गया, इसमें क्या घोषणा हुई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और क्या होगा, और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। यानी आगे आने वाली डेवलपमेंट और प्रोग्रेस भी आप लोग और हम लोग जैसे ही फ्रांस के नागरिक तय करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अब हम चैप्टर के और अंदर जाने लग गए हैं। ध्यान रखिएगा 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है, 9th में 1789 में निरंकुश राजा का राज था फ्रांस में, क्रांति हुई, लोगों ने राष्ट्र का गठन करना शुरू किया और उसकी नियति भी कौन तय करेंगे, नागरिक। कहाँ के? फ्रांस के। क्लियर है? आगे चलिए। मेरा मानना है डायग्राम हम देखते रहें, उससे काफी याद हमको हो जाता है, समझ में भी क्लियर आता है।
चित्र सेकंड आया है, एक जर्मन पंचांग या आप कह सकते हो तिथि पत्र है का मुख पृष्ठ, जिसपे क्या है, पत्रकार एंड्रियास रेबमैन ने 1798 में क्या डिजाइन किया, फ्रेंच बैस्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया। अच्छा, यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में दिखाया गया है। इस चित्र के एक साथ नारा भी दिया है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमैन एक पत्रकार था जो मेल्स नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। याद है आपको, जैकोबिन क्लब बने थे, जैकोबिन गुट बने थे। रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हुआ। रेबमैन ने क्या कहा, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यानी साधारण जो नागरिक हैं उनके एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। मुट्ठी का मतलब एकता हो गया, यहाँ पे ऐसा बॉक्सिंग नहीं कह रहे, मतलब एकजुटता। तो उन्होंने ये चित्र बनाया था। प्रारंभ से ही क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। देखिए, ये जब तक आप मान के चलिए कि जनमानस एक नहीं होगा, लोगों की फीलिंग्स अंदर से एक सी नहीं होंगी, कन्विंस नहीं होंगे, जब तक एग्री नहीं होंगे कि हम विद्रोह करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सेम टू सेम बात हमारे देश में भी हुई थी, सेम टू सेम बात यहाँ भी हमसे पहले हो रही है। देखिए क्या करें, शुरू से ही किसने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक कि हम सब एक हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, हमारे रोजी रोजगार, खाना पीना है ना, वेतन, मजदूरों की पगार, ये सब समस्याएं, महंगाई, टैक्सेस, ये सब एक हैं। तो एक सामूहिक भावना पैदा हुई। क्या किया, सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। क्या कहें, जैसे हम कहते हैं भारत हमारी मातृभूमि है, ये लोग क्या कहते हैं, पितृभूमि। ला पैट्री ली सिटिजन, ये इनका फ्रांस के वर्ड है। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। कि जो आज हमारे भारत के संविधान की बात कर रहा हूं कि मुझे अगर अधिकार है तो मेरे साथी को भी वो के वही अधिकार है। सेम बात यहां पहले ही हो चुकी है। क्या कह रहे हैं, पितृभूमि ला पैट्री, नागरिक ली सिटिजन, ये याद रखिए। ये विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के सब एक हैं, एक संविधान के अंतर्गत सबको इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिल गए। ठीक है, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा वापस बनाया गया ट्राई कलर का, जिससे कि पहले के राजध्वज की जगह ले ली। नेचुरली, प्राकृतिक सी बात है, पुराना झंडा हटेगा, नया झंडा लगेगा फ्रांस का, बराबर है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, हमने 9th में पढ़ा है, याद कीजिए, कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि नई स्तुतियां रची गई, ओथ, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ जो उसमें शहीद हो गए क्रांति में, और ये सब किसके नाम पे हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ कि ये हमारा राष्ट्र है। जैसे मैं कहूं भारत राष्ट्र है मेरा भारत महान, बोलते ना। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। सबके लिए कानून समान हो गए, जो भी नागरिक हैं। अब क्या है, अब 3 स्टेट नहीं है, अब सब बराबर है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गए और क्या हुआ, और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू हो गई। अपने को याद है लास्ट ईयर की बात, 9th क्लास की, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में अलग अलग चुंगी लगती थी, टैक्स लगता था। कहीं नाप कोई है, कहीं नाप कोई है। LA आपको याद होगा, जिसमें कि कपड़ा नापा जाता था, कहीं पे मीटर छोटा है, कहीं बड़ा है, ऐसा हो रहा था। तो ये सारी समस्याओं का निदान हो गया। टैक्सेस से आम नागरिक छूट गया। ईदे और टैले नाम के 2 टैक्स में आपको याद दिलाऊं, लास्ट ईयर 9th में हमने पढ़े हैं, तो वो लगते थे, वो बंद हो गए। एक समान व्यवस्था हो गई
भार तथा नापने की, वजन, कपड़े का मीटर, लीटर, ये सब एक सी व्यवस्थाएं बन गई। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप, कांग्रेस हो गई वियना के बाद का, कैसा यूरोप लग रहा है जरा देख लीजिए, क्योंकि ये सब नाम आएंगे, अभी हम इनको अच्छी तरह से एक बार समझ लें कौन सा देश कहां पर है। ये देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इटली से। दोनों सिसिलियों का राजतंत्र ये वाला, कोर्सिका, सार्डिनिया, है ना, इस पर ध्यान दीजिए आप। ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, फारस, इसको छोड़ दीजिए, ये रशिया, या ये पोलैंड टच हो रहा है, ठीक है। हंगरी हमारे काम का है, ऑस्ट्रिया बार बार हमारे काम का है, बवेरिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस तो बहुत काम का है, स्पेन हमारे इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगा, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड हमारे बहुत काम आएगा, बहुत इसका बार बार चर्चा आएगी, रशिया हमारे काम का है, यहाँ पे इसकी बात चलेगी, कई बार होगी। तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, आप इनको ज़रा देखिए अच्छी तरह से। इसको छोड़ दीजिए, डेनमार्क का थोड़ा सा है काम हमारे, ये सारा हमारा ग्रेट ब्रिटेन की बात चलेगी जब काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नक्शा है, इसको अच्छी तरह से देखिए। रूसी साम्राज्य बहुत बड़ा है यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड जब होगा एक होगा, ठीक है। और हमारे काम का इसमें क्या चीज़ बाकी रही, कुछ है ऐसा, देख लीजिए अच्छी तरह से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार देखिए इसको, ठीक है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया जाने लग गया। हमारी जर्नी यात्रा आगे चल रही है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया जाने लग गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र का साझा भाव बन गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस, क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस जैसे बड़े शहर में, जो कि राजधानी है, फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, और पूरे देश की भाषा एक बन गई, ठीक है। क्रांतिकारियों ने भी यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। रिवॉल्यूशनरीज जितने भी थे, क्रांतिकारियों ने भी घोषणा की कि हमारा यही उद्देश्य था, क्या, कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। कि फ्रांस ही नहीं, क्रांतिकारियों के विचार पूरे यूरोप में, क्या विश्व में फैल गए, कि निरंकुश, जिन्होंने आतताई काट रखी है, तंग कर रखा है बहुत बुरी तरह आम जनता को, उनसे निरंकुश शासकों से छूटें, मुक्त हों हम सब जने। अगर हम हो सकते हैं, यानी फ्रांस हो सकता है, तो दूसरे राष्ट्र भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर विभिन्न शहरों में पहुंची तो क्या हुआ, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो हमने देखा कि क्रांतिकारियों ने सारी घोषणाएं कर डाली। आगे बोलते हैं कि अगर इसको समझने की चेष्टा करें, फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। कब, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। हमें लास्ट ईयर में ये पढ़ाया गया। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। देखिए, मेरे जैसे और आप जैसे स्टूडेंट्स घर घर में हैं, ये विचार फैल गए। कहते हैं कि विचार जहाँ जहाँ आदमी हैं, दो आदमी बैठकर बात करेंगे तो विचार निश्चित रूप से फैलेंगे। वैचारिक शक्ति बड़ी प्रबल होती है, ये पूरे में फैल गई, पूरे विश्व में, यूरोप ही नहीं पूरे विश्व में फैल गई। आदमी का जहाँ जहाँ आना जाना है वहाँ सारे ये विचार फैल गए। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अरे भाई, फौजी इस देश से उस देश लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्रांतिकारी युद्ध हो रहे हैं, तो बात फैलेगी, चर्चा होगी, डिस्कशंस होंगे, डिबेट होगी। तो क्रांतिकारी युद्धों के जब भी शुरुआत हो गई फ्रांस में, सेना राष्ट्रवाद के विचार को
जहाँ भी जा रही हैं, यूरोप में कहीं पर भी मान लीजिए बातें हो रही हैं कि अरे फ्रांस में तो ऐसा हो गया, क्रांति हो गई, उन्होंने उनकी खुद की सरकार बन गई, अब तो संविधान नया, झंडा नया आ गया, ये सारी बातें हुई। नेपोलियन के नियंत्रण में आपको बताइए नेपोलियन ने क्या किया था। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जो कि फ्रांस में पहले ही हो गए थे। फ्रांस में राजतंत्र की राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। ठीक है, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया तथा पूरी व्यवस्था का अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके ऐसे उनने इंतजाम किए। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, नेपोलियन की संहिता, के नाम से जानते हैं, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये ठीक है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया किसने? नेपोलियन ने। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। कहां पे? डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए, विभाजनों को और सरल बनाया। ठीक है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये काम किया नेपोलियन ने। ये 9th की बातें हैं बेसिकली, पर एक हमको जोड़ना पड़ेगा। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। देख लीजिए, नेपोलियन जब सीन पर आई तो उन्होंने क्या किया, जो भी नियंत्रण का क्षेत्र था, विशाल क्षेत्र, उसमें अनेक सुधार शुरुआत कर दी, जो कि फ्रांस में ये पहले से ही आरंभ हो गए थे सुधार कार्य। जो भी इनके एरिया हाथ में आया, कौन कौन सा हमने देखा अभी, वहां पर इन्होंने ये सारे सुधारात्मक कार्य कर दिए। कि कौन कौन से? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ये बेसिकली हमारे 9th की बातें हैं। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित दे दिया कि आपकी संपत्ति आपके नाम। कहाँ पे? डच गणतंत्र में, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में। याद रखिए, क्या खत्म किया? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, भू दासत्व प्रथा खत्म हो गई और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई। ये हमने फ्रांस की क्रांति देखी। आगे चलते हैं। ज़ैप्किन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कहां पर हो रहा है? याद कीजिए, ये चित्र किसके रेफरेंस में है? जर्मनी के। क्या बता रहे हैं? जर्मन चित्रकार ये वृक्ष लगा रहे हैं। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़बरकनी शहर पर कब्जा है। क्या है? अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है। जो किसान की गाड़ी कहां पर है? बाईं तरफ। छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का आगे ही आगे ये हिस्सा जो है, ध्यान दीजिए, क्योंकि चित्र से हमको समझना बहुत सरल हो जाता है। और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। कहाँ के सैनिक हैं? याद कीजिए, ये कहाँ के लोग हैं? फ्रांस के। फ्रांस के सैनिक लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसका अनुवाद क्या है? हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। इतना ही जान लेंगे, हमारे लिए पर्याप्त है। शहरों में भी कारीगरों की बात करते हैं। क्या हुआ? शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। उसका क्या रिजल्ट हुआ? यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है, किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई जो मिली है आज़ादी उसको चखा। किस किस ने? याद कीजिए, किसान, कारीगर, मजदूरों और जो नए पैसे वाले उद्योगपति बने। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा
नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। उनके लिए व्यापार करना, कार्य करना सरल हो गया। आप देखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक चक्र है। किसान फसलें उत्पादन में लगे हुए हैं, कारीगर कई काम करते हैं, मजदूर वर्ग, नए उद्योगपति, क्योंकि इनको काफ़ी प्रॉफिट आई एकदम से, तो नई नई आज़ादी चखी। उद्योगपति कौन? उनमें से भी खास तौर पर सामान बनाने वाले, कुछ भी, या लघु उत्पादक। ये एक समान कानून का फायदा, स्टैंडर्ड वेट यानी मानक भार तथा नाप, जो भी नाप होते थे कपड़े का वो, और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। पैसा इधर से उधर आप ले जा सकते हैं, बना हुआ माल इस देश से उस देश तक पहुंचा सकते हैं। जो फ्रांस के अंडर में कॉलोनी आ गई, जो देश आ गए, वहां आना जाना सब चीज सरल हो गई। समझिए इस बात को। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आने लग गई। शुरुआत में अनेक स्थानों, जैसे कहां पर, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। शुरू के दिनों में तो बहुत स्वागत हुआ, अरे फ्रांस ने इस देश को जीत लिया, ये बहुत अच्छा हुआ, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हो रहा है। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के हिसाब से नहीं है, केवल दिखावा है और छलावा किया गया है हमारे साथ। क्या मिला दूसरे देशों को जो फ्रांस के अधीन हुए? बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन युवा वर्ग को भर्ती करने लग गए। नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लग गए। अब समझ में आई दूसरे देशों को कि नेपोलियन ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो थोड़े दिन लगा बहुत अच्छी हो गई, हर जगह फ्रांस की सेना का स्वागत हुआ। अंत में क्या मिला? टैक्स बढ़े हुए, सेंसर यानी कोई भी समाचार आप नहीं छाप सकते बिना सरकार की इजाजत के। बाकी यूरोप जीतने के लिए फ्रांस की सेना में जबरदस्ती युवा वर्ग को भर्ती करो ताकि वो फ्रांस के बिहाफ पर लड़ने चलें। तो ये जो परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन, और उसके अनुपात में फायदे कुछ भी नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा ये अभी कि नेपोलियन के सीन पर आने के बाद क्या परिवर्तन हुए। हमने उस पहले वाली स्लाइड में फायदों की चर्चा की थी। अब जो नेपोलियन ने अपने आसपास के जो कंट्रीज को, जो देशों को कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया, वहां जाकर उन्होंने क्या क्या किया, कहां कहां पहुंचे? हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। और कौन कौन से शहरों को इन्होंने दबोचा? ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो। वॉर्सो यानी पोलैंड की राजधानी, मिलान इटली, है ना। तो ये देखिए इन लोगों को क्या मिला? बढ़े हुए टैक्स मिल गए, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए मैं फ्रांस की सेना में जबरदस्ती लड़कों को भर्ती होना पड़ेगा, और नुकसान ज्यादा मिले किसमें? प्रशासनिक परिवर्तन। लग तो अच्छे रहे थे शुरुआती दौर में, लेकिन यही नुकसान देने लग गए। आगे एक वीडियो में और मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको देखिए, बुक के साथ बैठकर देखिए, आपका कमेंट भेजिए, मुझे फीडबैक की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।